Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 25th ऑफ मार्च 2024। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि ये जो एडिटोरियल्स का हम एनालिसिस करते हैं ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। जो नए हैं उनके लिए बता दूं, ये आपको हेल्पफुल रहेगा इंग्लिश ऐसे में, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, सोशल साइंसेज के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप की जाएगी इसमें, और आर्गूमेंट बिल्डिंग अप्रोच भी आपकी डेवलप होगी इन लेक्चर्स के थ्रू। और अल्टीमेटली ये जो अप्रोचेस हैं दैट विल बी हेल्पफुल आपको पूरे के पूरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगी एंड स्पेशली इंग्लिश ऐसे के अंदर ये आपकी हेल्प भी करेगी। कुछ दिन लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो सके रमज़ान की वजह से। मैंने प्लानिंग तो बहुत करके रखी थी कि किस तरह से लेकर चलना है, बट अनफॉर्चुनेटली एक दो काम जो है इस तरह के बीच में आ गए कि वो सारी की सारी प्लानिंग जो है ना वो ऊपर नीचे होगी। दैट्स वाई जो है लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं हो पाए। बहरहाल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे जो रमज़ान के डेज हैं उनमें हम इसको मैनेज करें। ये रहा जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है आपका, उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला सेक्शन। इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 1, 2 एंड 3। ये तीन जो एडिटोरियल्स हैं इनका एनालिसिस करूंगा। बाकी ये वाला आपका पोर्शन रह गया इकोनॉमी ओपिनियन का, इसमें आपको हल्का सा मैं टच दे देता हूँ। क्या है इसके अंदर जो है एक बुक का रिव्यू है जिसमें वो चाइना और अमेरिका के रिलेशंस को डिस्कस करता है। इसके अंदर जो है वो जो ट्विटर है एक्स, जिसके ऊपर जो है बैन किया गया था, और उसमें उसने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यानी कि पीटीपी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी वो कह रही थी कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा था हमको। तो इसके ऊपर है कि आप इनको कोई सजा नहीं दी जाती, जो मर्जी कहते रहते हैं। और ये वाला जो ओपिनियन है इसके अंदर टेररिज्म को डिस्कस किया जाएगा जो आपका अफ्रीका के अंदर चल रहा है। ठीक है, टिकटॉक प्रॉब्लम इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा कि यूएसए के अंदर जो लॉ पास किया गया है कि टिकटॉक को बैन कर दिया जाए, तो उसमें असल में यूएसए ये कह रहा है कि मुझे सिक्योरिटी का इशू है चाइना से, लेकिन हकीकत में फलस्तीन की सिक्योरिटी का इशू चल रहा है, इसराइल को सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि टिकटॉक जो है वो चाइना के कंट्रोल में है, तो उसके ऊपर फलस्तीन से रिलेटेड जो है मटेरियल अपलोड किया जा रहा है। और साथ में जो यूएसए की यंग पॉपुलेशन है वो उस मटेरियल को देख रही है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ रही है, और अभी जो है जो बाइडेन जो है वो इलेक्शंस में जा रहे हैं। ये जो है बात करना चाह रहे हैं कि टिकटॉक के ऊपर जो बैन लगाया जा रहा है वो यूएसए की सिक्योरिटी को लेकर नहीं लगाया जा रहा, बल्कि अमेरिका जो है इसराइल की सिक्योरिटी को लेकर ये वर्किंग की जा रही है। और इसमें बताया जा रहा है बेसिकली को वो बताना ये चाहता है कि जो इसराइल की लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो यूएसए की जो लेजिस्लेशन है उसको भी क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। तो इस तरह से इस लेक्चर के जो ओपिनियन का लेक्चर होगा जो कि एक पेड लेक्चर है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम उस लेक्चर के अंदर जो है इनको एनालिसिस करेंगे। बहरहाल पीडीएफ लिंक जो है टुडे न्यूज़पेपर का और इस लेक्चर का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 3 चैप्टर जिसके बना दिए जाएंगे, जो चाहे आप पहले सुन सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ पेन ग्रेविटी फैमिली कमेंट करके बताना है। और एक छोटा सा क्वेश्चन है, पाकिस्तान आपको पता है आईएमएफ के पास जा रहा है एक नए प्रोग्राम के लिए, तो आपने बताना ये है कि ये कौन सा नंबर है पाकिस्तान का, कितनवीं दफा अब जाने लगा है। ठीक है, नंबर आपने बताना है डिजिट के अंदर कि ये कौन सा नंबर है, पाकिस्तान कितनी दफा जा चुका है वो बात नहीं है, अब ये कौन सा नंबर है, कितनी दफा जाना है पाकिस्तान ने प्रोग्राम आईएमएफ से पैसे लेने के लिए, ये नंबर आपने एग्जैक्टली बताना है। और इसके ये डॉन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर भी थोड़े दिन पहले जो है ये छपा था। ठीक है, फर्स्ट एडिटोरियल है स्मोग कंट्री। इसके अंदर बेसिकली राइटर इस पूरे के पूरे ओपिनियन के अंदर जो है डिस्कस क्या करना, एडिटोरियल के अंदर डिस्कस ये करना चाहता है बेसिकली स्मोक को डिस्कस करेगा कि स्मोक किस तरह से, स्मोक वैसे तो देखें आपको पता है कि जो होती है वो भी बता देता हूँ बहरहाल। ठीक है, लेकिन स्मोक की वजह से अब जो सूरत हाल है वो है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ये स्पेशल किस्म की एक टर्म है, ये मैं एक्सप्लेन आपके साथ करूंगा ये क्या होती है। इसके होने की वजह से हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा जो है नुकसानात हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये चीज वो डिस्कस करता है। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स के ऊपर आपका जो ये एडिटोरियल है ये घूमेगा।
और आपका अल्टीमेटली ये हेल्थ को कनेक्ट करेगा पेपर पर्सपेक्टिव में और साथ साथ क्लाइमेट चेंज को भी कनेक्ट करेगा। तो स्मोक बेसिकली पहले देख लें क्या होती है। ये आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये जो चीज है ना ये स्मोक है, ये नीचे शहर है और ये स्मोक है। अगर डेफिनेशन के अंदर जाएं तो डेफिनेशन के अंदर हम कह सकते हैं कि स्मोक जो है इज अ कम्बिनेशन है स्मोक का। स्मोक इज अ कम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फोग। स्मोक किसे कहते हैं धुआं को, और फोग किसे कहते हैं धुंध को। इन दोनों का जो कम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं। और इस तरह की सिचुएशन बन जाती है किसी भी सिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये होती है आपकी स्मोक। अब पाकिस्तान को क्या कहा जा रहा है, स्मोक कंट्री, ठीक है। अब स्मोक कंट्री की वजह इसको क्यों कहा जा रहा है वो आप लोग देख लें। अब हम एडिटोरियल शुरू करते हैं। पाकिस्तान सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है दुनिया के अंदर। लाहौर तो पहले नंबर पर था शहरों में, लेकिन मुल्कों में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। बांग्लादेश जो है जस्ट बिहाइंड बांग्लादेश पाकिस्तान खड़ा है दूसरे नंबर पर। अब होता क्या, एक रिपोर्ट आती है 2023 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जो कि IQ एयर जो है वो पब्लिश करती है। अब इस रिपोर्ट में कहा गया जाता है, अब ये आपने सुनना है ध्यान से, क्योंकि यहां से जो है ना ये जड़ है, बेस है इस एडिटोरियल की। अब पाकिस्तान में वो ये कहता है कि PM2.5 कंसंट्रेशन एट, अब ये PM2.5 ये आप कह सकते हैं किसी पार्टिकल जो होता है ना उसके साइज को। पार्टिकल क्या है, जैसे रेत का एक जर्रा है उसका एक साइज है। इसी तरीके से आप छोटे छोटे पार्टिकल्स करते जाएं तो वो नीचे जाता जाता है। अब यहां पर आप देखिए, ये है रेत का जर्रा, ठीक है ना, ठीक है, बीच सैंड। अब इसका कितना है, 90 है, ठीक है, 2.5 m। अब ये कंसंट्रेशन इसमें क्या है, 73.7 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर आप लोग यहां से देख रहे हैं। अब ये सैंड का क्या है जी, ये 90 UM है, एक साइज है इसका रेत के जर्रे का। ये आपका बाल है और इसका कितना है, 50 to 70 UM, ठीक हो गया। और इस जर्रे के अंदर अगर हम पार्टिकल्स को देखें, इस बाल के पार्टिकल्स को देखें तो वहां पर आपको 10 मिलता है। और 10 के आगे फिर इसके अंदर जाए तो वहां पे आपको PM2.5 मिलता है। अब बात वो ये करना चाह रहा है, अब आपने यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि ये साइज कितना छोटा है किसी पार्टिकल का, कि आम आंख से आपको नजर नहीं आता कि ये हेयर का साइज ये वाला है। और उसके बाद ये आप खुद देख लें कि PM2.5 कहाँ पर जाता है। तो ये PM2.5 की वो बात करता है कि वैसे तो ये PM2.5 इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, हर मुल्क में है, हर जगह पर है छोटे छोटे जर्रे। लेकिन अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर M3 है, यानी कि एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर आपको हल्का सा आइडिया दूं क्यूब का, तो आप जिस तरह से आप अपने फ्रीजर वगैरह में बर्फ जमाते हैं तो क्यूब्स बनाते हैं ना, तो आप ये कह सकते हैं ये क्यूब है M3, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम है अंदर वाला, इतनी सी जगह पे जो है एक जहर एक अमाउंट ऑफ एयर जो है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होगी इतने एरिया के अंदर। अब इतने एरिया में जो अमाउंट एग्जिस्ट कर रही है वहां पर इन पार्टिकल्स की जो तादाद है वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 5, ठीक है। कौन से PM2.5 के साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनकी तादाद जो है माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अब क्या हो रहा है, ये 73.7 पे चली गई है कि इतनी सी जगह पर ये वाले पार्टिकल जिनका साइज 2.5 है वो 73.7 पहुंच गए हैं पार्टिकल्स। तो ये इतनी तादाद ज्यादा होने की वजह से जब आप लोग सांस लेते हैं तो ये ज्यादा पार्टिकल्स आपके जो हैं अंदर जाते हैं, आपके फेफड़ों में जाते हैं, आप सांस के थ्रू अपने अंदर ले जाते हैं। तो फिर ये ज्यादा नुकसान आपकी बॉडी का करते हैं। ये है बेसिकली इस एडिटोरियल का जो मेन बेस है। स्मोक तो है ही है, ठीक है, लेकिन उस स्मोक में आपको पता है आपको ज्यादातर गंदे पार्टिकल्स नजर आते हैं, पोल्यूशन नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे कभी आप अगर लाहौर से या सियालकोट की तरफ मोटरवे पे जाए ना, अगर आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना है तो आप जब सियालकोट से लाहौर की तरफ आ रहे होते हैं तो जब आप लाहौर के नजदीक पहुंचते हैं ना तो आपको ऐसे लगता है जैसे लाहौर के ऊपर एक जो है ना अलहदा सा एक तह लगी हुई है, तह जमी हुई है एक डिफरेंट कलर की। तो वो यही पार्टिकल्स हैं बेसिकली, इनकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। वैसे इंटरनेशनल लेवल पर ये 5 होनी चाहिए, इतने क्यूबिक मीटर, एक क्यूब की जो जगह है उसमें तकरीबन 5 ये
PM2.5 साइज के पार्टिकल्स होने चाहिए, बट रियलिटी में क्या है कि ये साइज इनका इतना बढ़ चुका है कि ये 73.7 जो है इनकी तादाद जा पहुंच चुकी है। और आगे ये किस तरह से फिर आपको इम्पैक्ट करते हैं, लिखा था जितने हवा में पार्टिकल्स ये ज्यादा होंगे उतने आपकी बॉडी के अंदर ये ज्यादा जाएंगे। पेपर पर्सपेक्टिव में कहूँ तो इसको PM2.5 और ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जहन में एक आप जनरल वर्डिंग में इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लिखना, आपको भूल जाता है इसका साइज, तो आप जनरल इसको स्मॉल पार्टिकल्स का नाम लिखकर आप लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये पार्टिकल आपको समझ आ गया जो रिपोर्ट में क्या कह रही है कि 14 टाइम्स ज्यादा है पाकिस्तान में इनका जो है कंसंट्रेशन। अब होता क्या है, अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, अब जब आप लोग समान सांस लेते हैं, जो पेनिट्रेट कर जाते हैं आपके अंदर, आपके लंग्स फेफड़ों में, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, उससे क्या होता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं आपको, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सांस लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। जब आपकी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं तो आपकी हार्ट की नालियों में भी अल्टीमेटली ये जाएंगे, तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। और स्ट्रोक, आपको जो झटके वगैरह लगते हैं वहां पर, मेंटल हेल्थ के इश्यूज आपको आते हैं, डायबिटीज हो जाती है, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी आपको पता है, बांझपन वगैरह, और बिसाइड्स अफेक्टिंग कोग्निटिव डेवलपमेंट को और बच्चों की जो है उसको ये डिस्टर्ब करते हैं। तो आपने देखा ये किस तरह से ये जो पार्टिकल्स की तादाद जो है स्मोक की शक्ल में जब आपकी इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर जब ये सांस आप लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर इनकी तादाद ज्यादा जाती है, तो किस तरह से ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को और आपके हर एक बॉडी के पोर्शन को ये क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। अब काज क्या है इस एयर पोल्यूशन की, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आपकी जो है, इंडस्ट्री से धुआं निकलता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में जिस तरह आप जो आपके बुच्चे वगैरह होते हैं फसलों में, जिनकी फसलें हैं, हमको पता होता है जब आप गंदम काट लेते हैं तो नीचे जो छोटा सा हिस्सा बच जाता है जिसको आप नहीं काटते, उसको आप बाद में क्या करते हैं, जला देते हैं, ठीक है ना। और जलाने से फिर क्या होता है, क्रॉप बर्निंग जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड, तो जलाने से फिर क्या होता है कि वो अपना हम उसको ऑर्गेनिक खाद के तौर पर कहते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वहां से धुआं निकलता है जो कि पोल्यूशन का बायस बनता है। इंडस्ट्री से आपको पता धुआं निकलता है, गाड़ियों से धुआं निकलता है, क्लाइमेट कंडीशन जो है वो भी अहम किरदार अदा करती है। विंटर के अंदर आपको पता है टेम्परेचर जो है पंजाब का लो हो जाता है, और जब ये जो फसलों से जो हम जलाते हैं या धुआं इंडस्ट्री से निकलता है तो वो क्या करता है, इस ठंडे मौसम की वजह से, तो ये जो पोल्यूशन है, धुआं है, ये क्या करता है, स्मोग के साथ जो आपकी धुंध है उसके साथ मिलकर ये क्या बना देता है, स्मोक बना देता है। और इसी तरह जो आपके ईंटों के पट्टे हैं, ब्रिक किलन्स, वहां से भी ये धुआं जो है ये निकलता है। तो ये बेसिकली कुछ काजेज हैं आपकी इंडस्ट्री, ब्रिक किलन, और इस तरह आपकी ट्रांसपोर्ट कह लें, वेहिकुलर पोल्यूशन कह लें, ये सारी क्या है, काजेज हैं जिनकी वजह से ये स्मोक बन रही है। मेजर्स कौन से लिए गए हैं, बंद कर दिया गया है आप फसलों को जो है बर्निंग, क्रॉप बर्निंग जो है उसको बंद कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो है प्रोजेक्ट्स लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद जो है आप लोग जो है कुछ नहीं कर पाई गवर्नमेंट जो है। इसके बावजूद आपको पता है कि रिसेंटली रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 4.4 ईयर्स जो है वो कम हो चुकी है। लेकिन एक बंदा जो पाकिस्तान में रहता है और एक बंदा किसी और कंट्री में रहता है, जो पाकिस्तान में रहने वाला है अगर वो 60 ईयर्स जीता है तो दूसरे मुल्क में रहने वाला हो सकता है 65 तक जी ले, ठीक है। तो ये है बेसिकली, जिस तरह आपको बताया कि वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करेंगे, तो फिर आपके इंटरनल ऑर्गन्स जल्दी खराब हो जाएंगे और आप जल्दी जो एक्सपायर हो जाएंगे। जो न्यू गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए बोल्ड स्टेप्स ले, रीन्यूएबल जो एनर्जी है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे ताकि जो एयर जो धुआं निकलता है वो कम निकले। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर फोकस करे, इन्फोर्स करे, सिर्फ बनाए ना बल्कि लॉज को बनाए ना बल्कि उनको इन्फोर्स भी करे, मॉनिटरिंग करे, मैनेज करे एयर क्वालिटी को, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स दे, लोगों को बताए कि जनाब यानी कि पोल्यूशन जो है वो कितनी नुकसानदेह है और आपने इससे कैसे बचना है। जैसे सिंपलेस्ट ठीक है कि आप अपने सफाई रखें, गुस्ल लें, ठीक है, अपने नाक के जरिए, पानी के जरिए आप लोग साफ रखें, ज्यादा साफ सुथरा पानी पिएं, मास्क का इस्तेमाल करें, फजूल घर से बाहर ना निकलें, जस्ट लाइक दिस आप ये काम कर सकते हैं। दरख्त लगाएं, दरख्तों को काटे ना, ठीक है। व्हीकल जो है उसके स्मोक को आप चेक करें गवर्नमेंट, ठीक है, जो ज्यादा धुआं छोड़ने वाली है उनको बंद कर दे, और साथ में नेबरिंग कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करें। जैसे हमारे साथ बॉर्डर इंडिया का लगता है और अक्सर हम कहते हैं कि इंडिया में जो है
वहां पर चमड़े की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, वहां पर जो है फसलें जो है वो जलाते हैं, तो वहां से भी धुआं आता है। तो आप उनके साथ भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं ताकि हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सकें इसको, धुएं को। और अल्टीमेटली जब धुआं रिड्यूस हो जाएगा तो जो स्मोक होगी, सर्दियों में जो धुंध होगी, उससे फिर स्मोक कम बनेगी। ठीक हो गया जी। तो ये आपका था कि अब ये बेसिकली आप इन चीजों को ले सकते हैं एज ए मेयर्स, एज ए सजेशंस। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये था इसके अंदर हमने डिस्कस हमने किया स्मोक को। पीएम 2.0 मैंने आपको बता दिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, हेल्थ को हमने डिस्कस किया, इफेक्ट्स, कॉजेज और मेयर्स। अब यहाँ पर एक मिनट आप लोग ठहर जाए जरा। अब यहाँ पर जो था, आई थिंक सो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 2.5 है। ठीक है, 2.0 नहीं है, ये 2.5 आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पर भी देखें 2.5 मेंशन है। ठीक है, तो आप इसको 2.5 जो है कंसीडर करें, 2.0 नहीं। ठीक है, बस ये टाइपिंग में है, यहाँ पर 2.5 आएगा इसका साइज। हेल्थ के ऊपर ये आपको अफेक्ट करता है। ठीक है, इफेक्ट्स हमने इसके पढ़े, किस तरह से हेल्थ को अफेक्ट करता है। काजेज हमने इसकी पढ़ी, क्या काजेज है, मेजर्स इसके क्या है, तो ये हमने पढ़ी। अब ये सारी की सारी चीजें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हेल्थ के अंदर, आप लोग इस्तेमाल करते हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर। ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, पोल्यूशन के अंदर, किस तरह से पोल्यूशन हो रही है, एयर पोल्यूशन के अंदर। तो ये आपके काफी जो एरियाज है इसके अंदर जो है वो कवर हो सकते हैं। सेकेंड आपका एडिटोरियल है टैक्स ट्रेडर्स। इस एडिटोरियल के अंदर जो राइटर है वो एक्सप्लेन करता है टैक्स को, सैलरीड पर्सन और ट्रेड सेक्टर। अब वो ये बता रहा है बेसिकली इसके अंदर कि जो गवर्नमेंट है वो कोशिश करने जा रही है कि हम जो ट्रेडर्स है ना उनके, इस ट्रेड सेक्टर के ऊपर, जो ट्रेड करते हैं, जो ताजर है, उनके ऊपर टैक्स लगाएं। तो वहां पर वो क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि क्या ये लगा लेंगे। दूसरा वो बताता है कि अभी एक डाटे के साथ कि सैलरीड पर्सन ने जितना टैक्स दिया है वो ट्रेडर से बहुत ज्यादा टैक्स जो है वो सैलरीड ने दिया है। क्यों? क्योंकि सैलरी पर्सन जो है उसके कंट्रोल में कुछ नहीं है, गवर्नमेंट उसको सैलरी देती है, जितना मर्जी टैक्स काट ले, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो वो कहता है कि इनके ऊपर आप जो है ना प्रेशर कम लगाएं, जो ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर आप लोग फोकस करें। तो बेसिकली इस एडिटोरियल के अंदर आप इसको कह सकते हैं सैलरीड पर्सन टैक्स वर्सेज ट्रेड सेक्टर टैक्स, इस तरह से आप इसको डील कर सकते हैं। ट्रेड सेक्टर के अंदर अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ट्रेड सेक्टर के अंदर वो कहता है इसको टैक्स नेट के अंदर लाया जा रहा है। अब गवर्नमेंट सोच रही है कि यहाँ पर टैक्स लगाए, तो कहता है क्या गवर्नमेंट कामयाब हो जाएगी। कहता है जो पहले ही टैक्स नेट के अंदर है, खास तौर पर जो तनख्वाह लेने वाली क्लास है, तो वो तो पहले टैक्स के अंदर है, उनसे टैक्स लिया जा रहा है। और इसमें वो कहते हैं कि 270 बिलियन रुपीज जो है वो टैक्स लिया गया है सैलरी क्लास से पिछले 8 महीनों के अंदर, सिंस जुलाई। जुलाई को पता है आपको हमारा फिस्कल ईयर जो है वो 1 जुलाई से शुरू होता है। तो 8 महीनों में 217 बिलियन रुपीस टैक्स लिया गया है। और दूसरी तरफ जो आपके रिटेलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन्होंने कितना दिया है, 11.2 बिलियन रुपीस सिर्फ। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपके रिटेलर्स हैं, जो आपके ट्रेडर्स हैं, उन्होंने कितना टैक्स दिया है, और आपकी जो सैलरी क्लास है उसने कितना टैक्स दिया है। क्योंकि आप सैलरी क्लास से टैक्स बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, उनसे ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली उनकी जो लाइफ है वो काफी डिस्टर्ब हो रही है, इस वजह से इन्फ्लेशन भी है। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि टैक्स नेट जो है वो ट्रेड सेक्टर के ऊपर भी अब लगा देना चाहिए, ये बेहतर रहेगा, वो तो कुछ भी नहीं टैक्स दे रहे। यहाँ पर भी बात करता है SIFC, इसको क्या चाहिए, मॉनिटर करे प्रोग्रेस को। ठीक है, और जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंपल्सरी बनाए कि जितने भी ट्रेडर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए, और SIFC के थ्रू जो है ये ट्रेड सेक्टर को क्या किया जाए, अंडर द टैक्स नेट लेकर आया जाए। अब SIFC की है, ये भी आप लिख लें, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये है जी SIFC। अब बेसिकली इसको अभी बनाया गया है 2023 के अंदर, जब शहबाज शरीफ जो थे, PDM जो पहले आई थी उसके, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तब इसको बनाया गया। सारे चीफ मिनिस्टर इसके क्या है, और आर्मी चीफ इसका क्या है, मेंबर्स हैं। अब इसको बनाया क्या गया, इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान, अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बस यही है। इसका बनाने का मेन मकसद ये था कि इकोनॉमी को बेहतर किया जाए और साथ में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जब अट्रैक्ट करने की बात होती है, तो बात यह है कि अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई मुल्क है या कोई बंदा है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो कहाँ जाएगा, किससे जाकर मिले। तो इसलिए ये एक वन विंडो सोल्यूशन बनाया गया कि उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के सेंटर में चला जाए, वहां पर जाकर अपना आइडिया बताए, और ये जो काउंसिल है उसको फुल टाइम क्या करेगी, हर एक पर्सपेक्टिव में उसको क्या करेगी,
गाइड करेगी, स्टेप बाय स्टेप उसको लेकर चलेगी, और इसका बनाने का मकसद ये है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको क्या किया जाए, आसान किया जाए पाकिस्तान के अंदर। तो यही जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाली SIFC जो है, यही अब क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन करेगी इन ट्रेडर्स की, और इनको अंडर द टैक्स नेट लेकर आएगी। तो अगर मैं इसको पेपर पर्सपेक्टिव में करूं तो इकोनॉमी का आपका मेन टॉपिक रहेगा टैक्स नेट। जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या प्रॉब्लम्स है, तो सबसे क्या सॉल्यूशंस क्या हैं, तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन आप ये दे सकते हैं कि इकोनॉमी का जो पहली तो बात है, आपको अपनी इकोनॉमी की जो है उसको डॉक्यूमेंटेड करने की जरूरत है। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है आपकी। दूसरी, आपको टैक्स नेट जो है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत, वाइड करने की जरूरत, यानी कि टैक्स नेट, टैक्स का जाल। क्या मतलब कि जो वो वाले अदारे, वो वाले एरियाज, वो वाले सेक्टर्स जो टैक्स नहीं दे रहे, वो भी टैक्स दें। सैलरी पर्सन से तो आप टैक्स ले रहे हैं, ट्रेड सेक्टर से आप लोग टैक्स लें, रियल एस्टेट से आप लोग टैक्स लें, एग्रीकल्चर सेक्टर से आप लोग टैक्स लें। एग्रीकल्चर में भी खास तौर पर वो वाले जो लैंड लॉर्ड्स हैं, जिनके काफी बड़े बड़े रकबे हैं, उनसे आप टैक्स लें। लेकिन इनसे जब टैक्स लेने की बारी आती है तो फिर गवर्नमेंट जो है डगमगा जाती है, क्योंकि इसमें टाइकून्स हैं, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, ये बड़े बड़े कहने के बिजनेसमैन क्लास है, एलीट क्लास है। तो ये फिर इन एरियाज के ऊपर टैक्स नहीं लगाती, और इसमें क्योंकि गरीब आम इंसान आता है तो इसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, गैस के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है, बिजली की प्राइस बढ़ा दी जाती है। तो इसी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ठीक नहीं हो पा रही। तो ये एक चीज थी जो इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया उसने। इंडिया हैड कश्मीर पॉलिटिकल कॉर्प्स, इसके अंदर वो क्या बात करता है, इसके अंदर जो इंडिया के पास कश्मीर है ना, इंडियन ऑक्युपाइड, अब हम यहाँ वहां पे इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर जो है ना उसकी बात कर रहा है, और बताएगा क्या, वो बताएगा ये कि वहां पर ये कर, जो इंडियन स्टेट, इंडिया की गवर्नमेंट है ना, न्यू दिल्ली ने ये किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बैन लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, जो किस कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज जो कश्मीर के अंदर ऑपरेट कर रही है, कौन सा कश्मीर जो इंडिया के कंट्रोल में है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लें, एक लफ्ज आप लोग और भी, यहाँ पे दो, ये है इंडिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर है। अब इसका जो नाम है ना बेसिकली, अब इसको यूज किया जाता है इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर, ये टर्म अब यूज की जा रही है इसके लिए, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। और ये जो है कश्मीर वो वाला है, गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर क्या नहीं है सारे का साथ, ये आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है। और ये वाली जो लाइन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो नए बच्चे हैं, इसको हम वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। वर्किंग बाउंड्रीज को हम कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इस साइड पे तो वो वाला कश्मीर है जो इंडिया के कंट्रोल में है, लेकिन इस साइड पे पाकिस्तान है, इस साइड पे कश्मीर नहीं है। लेकिन जहां दोनों साइडों पे कश्मीर है उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और इसको हम वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। अब इसमें कश्मीर में जो इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि जो फ्रीडम की जो आवाज है उसको दबाने के लिए, आजादी की आवाज को दबाने के लिए, वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। बैन ऑन सेवरल कश्मीरी पॉलिटिकल ऑर्बिट्स, ठीक है, जिसमें से यासीन मलिक जो है उसकी भी एक है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो कि 2019 में तो उसको बैन कर ही दिया गया था। कश्मीरी पीपल्स फ्रीडम लीग, इसको भी बैन कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर पीपल लीग, इसको भी बैन कर दिया गया। जुबानी याद करने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब मिस्टर मलिक, यहाँ पर मैंने इसके बारे में थोड़ा प्रोफाइल लगाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इसको भूल गया। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मैं इनका प्रॉपर प्रोफाइल आपके साथ डिस्कस भी कर दूंगा। इनको बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि यासीर मलिक साहब जो है ना, मलिक साहब, यासीर मलिक साहब, अब ये कौन सा, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लीडर हैं। और इनके ऊपर जो है इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने टेररिज्म के चार्जेस लगाकर इनको क्या किया था, जेल में डाल दिया था, और इनको जो है जिंदगी भर की लाइफ सेंटेंस इनको सजा दे दी गई है। ठीक है, और आप कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको डेथ सेंटेंस, इनको यानी कि सजाए मौत दे दी जाए, लेकिन फिलहाल इनको जो है ना वहां पर जेल में इन्होंने रखा हुआ है। अब बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी इन लोगों ने ऐसे ही कर दिया। अब एक ट्वीट आता है इंडियन होम मिनिस्टर की तरफ से, फोमेंट टेरर एंड सेक्स, अब ये क्या कहता है, JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है वो क्या कर रहा है, टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा इस वजह से हम 14 पॉलिटिकल पार्टी जो है कश्मीर की, उनको इंडिया ने क्या कर दिया है कि इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर उनको बैन कर दिया। अब यहाँ पर वो वाले पॉलिटिशियन जो कि न्यू दिल्ली के बड़े नजदीक थे, क्लोज थे, उनके यार दोस्त थे, जैसे कि महबूबा मुफ्ती हो गया, उमर अब्दुल्ला हो गया, उनको भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। ठीक है ना, तो ये काम इंडिया की कश्मीर ने किया है वहां पर। ठीक हो गया जी।
अब वो कहता है कि जब आप जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ है ना उनको बैन कर देंगे ना तो फिर उसके नुकसान होंगे। उसके नुकसान ये होंगे कि लोग आपसे खुश नहीं होंगे और अल्टीमेटली लोग फिर आर्म ग्रुप्स की तरफ जाएँगे। जब पॉलिटिकल सॉल्यूशन किसी चीज़ का नहीं होता, डिस्कशन, डिबेट्स नहीं हो पाती, तो फिर अल्टीमेटली आर्म ग्रुप्स लड़ाई झगड़े की तरफ दुनिया जाती है। तो वो कहता है फिर लोग इस तरफ जाएँगे। तो लिहाज़ा बेहतर ये है कि आप लोग जो है इस तरह का काम ना करें। बहरहाल जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर आपको पता है उसके जो टैक्टिक्स हैं ऐसे ही हैं। उन्होंने पहले इसका स्टेटस चेंज किया, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो इस तरह से कर रहे हैं और मेन मकसद उनका यही है कि इनको कमज़ोर किया जाए और पॉलिटिकल जो फ्रीडम की आवाज़ है उसको ख़त्म कर दिया जाए। इंडिया हेल्प कश्मीर की बात हुई, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात हुई, आर्म ग्रुप्स की तरफ लोग जाएँगे। इंडिया ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है, लेकिन पूरी की पूरी दुनिया खामोश है, स्पेशली सुपर पावर यूएसए खामोश है और उसकी रीज़न ये है कि उन्हें इंडिया की ज़रूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए और साउथ एशिया के लिए। साउथ एशिया में उनको अपना एक दोस्त भी चाहिए, जो कि इंडिया से बेहतर कोई नहीं है और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है। दैट्स व्हाई इंडिया की उनको ज़रूरत है। सो इस वजह से फिर वो इंडिया जो मर्जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करता रहे, बेशक वो इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनके राइट्स की वायलेशन करे या फिर वो इंडियन जो कश्मीरी हैं उनकी राइट्स की वायलेशन करे, इसका कोई क्रिटिसिज्म नहीं करता। बहरहाल ये इंडिया के लिए जो है एक समझ लें कि एक सेकुलर स्टेट से इंडिया जो है एक कम्युनल स्टेट की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, जो कि फ्यूचर में इसके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। सो जी ये थे आपके जो टू डे डन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस और बाकी इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो पूरी कोशिश की जाएगी कि डेली बेसिस के ऊपर आपके साथ शेयर किए जाएं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, रमज़ान आप सबको मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।